हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साजिद ट्यूशन की एक नई वीडियो में। एंड आज की जो वीडियो है वन शॉट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस कंप्लीटली रिवाइज करने वाले हैं। ये जो रिवीजन है एनसीईआरटी बेस्ड होगी। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपका इस चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक दे देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी का मतलब समझते हैं, ये होती क्या है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी दो चीज से मिलकर बना है। एक है बायो यानी लिविंग्स, एक है टेक्नोलॉजी यानी किस तरीके से हम लिविंग थिंग्स को या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज डील करती है बायोटेक्नोलॉजी। एंड अब हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जब इंटीग्रेशन होता है नेचुरल साइंस, जो साइंस हमें पता है उसका, ऑर्गेनिजम्स का या फिर उनकी सेल्स का या फिर उनके मॉलिक्यूल्स का, जब हम नेचुरली साइंस के साथ इंटीग्रेशन करते हैं, उससे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है एंड उस प्रोडक्ट को हम अपने लिए यूज करते हैं या वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, उसी चीज को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब हम आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पे। बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से प्रिंसिपल है। देखिए, जो हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, यानी जो इस समय पे बायोटेक्नोलॉजी जिसमें हम ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, आरडीएनए बनाते हैं, ठीक है, और जीन मैनिपुलेशन करते हैं, उसमें हमारे दो बेसिक प्रिंसिपल हैं। एक हमारा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जेनेटिक मटेरियल को, जैसे डीएनए, आरएनए, इन सबको मैनिपुलेट करते हैं, उनमें चेंजेस लाते हैं। एंड सेकंड हमारा आता है केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, जहां पे भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जहां पे मैं जीन का मैनिपुलेशन कर रहा हूं, उस जगह को मुझे क्या करना है, किसी भी अनवांटेड माइक्रोब की ग्रोथ से उस जगह को बचा के रखना है। ये चीज हम करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। क्योंकि अगर जिस जगह पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहां पे कोई अनवांटेड माइक्रोब ग्रो कर जाता है, तो हमारा पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो खराब जाएगा। तो वो चीज़ हमें प्रिवेंट करनी होती है, जो हम किसकी मदद से करते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग की मदद से करते हैं। नेक्स्ट कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसे मैं इस पूरे चैप्टर में आरडीएनए कहूंगा। ठीक है, तो आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बात एक ही है, शॉर्ट फॉर्म हो जाती है आरडीएनए, बस ये है। तो आरडीएनए हमारा होता क्या, देखिए, जो भी हमारा डिजायर डीएनए है, डिजायर डीएनए मतलब जो भी हमारा प्यारा सा डीएनए है, जिसे हम चाहते हैं कि वो हम किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करें एंड उसमें वो अपने करेक्टर शो करे, उस डीएनए को हम बोलते हैं डिजायर डीएनए, या फिर फॉरेन डीएनए, या फिर अलाइन डीएनए, ठीक है, या फिर टारगेट डीएनए, कुछ भी बोल सकते हो आप। उसको जब हम किसी भी वेक्टर डीएनए के साथ मिलाते हैं, वेक्टर डीएनए के साथ मिलाते हैं, यहाँ पे वेक्टर डीएनए हमारा क्या है, जो डिजायर डीएनए को ट्रांसपोर्ट करेगा होस्ट में, ठीक है, वो हमारा क्या है, वेक्टर डीएनए। जैसे हम क्या करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं एडीज मॉस्किटो का। एडीज मॉस्किटो तो आपने चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा है, कौन से डिजीज की वेक्टर है, डेंगू की, ठीक है। तो उसी तरीके से जो हमारा वेक्टर डीएनए है, वो भी हमारा क्या करेगा, डिजायर डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करेगा। एंड डिजायर डीएनए एंड वेक्टर डीएनए को जब हम जोड़ देंगे, तो जो हमारा डीएनए बनेगा उसे हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर आरडीएनए। उसके बाद हम आते हैं ओरी, जिसका फुल फॉर्म होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। चैप्टर 6 में भी आप पढ़ चुके हैं। ये वो जगह पे होती, ये वो जगह होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लोनिंग। क्लोनिंग होती क्या है, देखिए, जो भी हमारा डिजायर डीएनए है या फिर हम कहें जो भी हमारा आरडीएनए है, उसकी कई सारी आइडेंटिकल कॉपीज को बनाना क्या कहलाता है, क्लोनिंग। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे क्लोनिंग हम करते क्यों हैं। तो देखिए, हमें सिर्फ एक आरडीएनए या फिर एक सेल से तो मतलब नहीं है। हम एक्सपेरिमेंट में काफी लार्ज नंबर ऑफ सैंपल लेते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ सैंपल के लिए हमें लार्ज नंबर ऑफ आरडीएनए भी चाहिए होंगे, तो उन आरडीएनए को हम बनाते हैं क्लोनिंग की मदद से। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टर्म प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होता क्या है, ये एक एक्स्ट्रा रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। मीन्स ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो किसी भी सेल्स में, किसी भी बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में हम प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज को ही यूज करते हैं एज अ वेक्टर। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आरडीएनए के बारे में, कि सबसे पहला आरडीएनए किसने बनाया और कैसे बनाया। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन एंड नीट एग्जामिनेशन दोनों में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई बार। तो जो पहला आरडीएनए थे बनाया था स्टोनिलो कोहान एंड हार्बर्ट बॉयल ने। यहाँ पे मैंने नाम हार्बेरी लिख दिया, ये हार्बर्ट है, ठीक है, हार्बर्ट बॉयल ने। इन्होंने सबसे पहले क्या करा, इस चीज को हम समझते कि इन्होंने ये आरडीएनए बनाया कैसे। इन्होंने क्या करा,
एक हमारा बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला टाइफी, उसके पास एक प्लाज्मिड पाया जाता है। जैसे मैंने बताया प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए है जो किसी भी बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो उनके अंदर प्लाज्मिड मौजूद था। उस प्लाज्मिड में हमने देखा कि उनके पास एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो उसे किसी भी एंटीबायोटिक से प्रिवेंट कर रहा है। तो हमने क्या करा, उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट कर लिया उस प्लाज्मिड में से विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक तरीके से आप समझ सकते हैं कैची है, ठीक है, जिसका हम यूज करते हैं डीएनए को काटने में। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे आगे, जो हमारा एक पूरा टॉपिक है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो इसे अगर मैं इसका प्यारा नाम हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो सकती है, उस पर स्पेलिंग पे मत जाना, भावनाओं पे जाना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं एंड इसका यूज करते हैं हम डीएनए को कट करने में। अब ये जो हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन निकाला या फिर डीएनए निकाला जहां पे ये जीन मौजूद था, ठीक है, उसे हमने लिंक करा एक दूसरे प्लाज्मिड के साथ। एंड ये जो प्लाज्मिड है ये हमारा क्या करेगा? एक्ट करेगा एज अ वेक्टर। मीन्स ये वाला जो प्लाज्मिड है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को होस्ट में ट्रांसफर करने में मदद करेगा। तो जब हमने इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाले डीएनए को किसके साथ जोड़ा? प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ा, जो हमारा क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है एज अ वेक्टर। तो हमारा एक नया डीएनए बना जिसे हमने क्या बोला? आर डीएनए बोला। एंड ये देखिए, जब हमने इन दोनों को जोड़ा, प्लाज्मिड एंड वेक्टर को जोड़ा, तो यहाँ पे हम एक एंजाइम की मदद लेते हैं जिसका नाम होता है डीएनए लाइगेजेस। डीएनए लाइगेज को हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं, ठीक है, जो चिपकाने के काम आता है दो डीएनए के स्ट्रैंड्स को। तो ये चीज याद रखना। एंड डीएनए लाइगेज का मैंने क्या बताया कि इसे हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं। एंड इसकी मदद से हम प्लाज्मिड डीएनए जो हमारा वेक्टर डीएनए है एंड हमारे डिजायर डीएनए मीन्स जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, उन दोनों को जोड़ते हैं। एंड जब हम इन दोनों को डीएनए को जोड़ते हैं तो हमारा एक आरडीएनए बनता है। एंड इस आरडीएनए को हम ट्रांसफर कर देते हैं एसेशिया कोलाई में, जो क्या है? हमारी बैक्टीरिया है। सो इस तरीके से पहला आरडीएनए बनाया गया एंड उसे ट्रांसफर करा गया एसेशिया कोलाई में। अब देखिए, अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है यानी उसमें जेनेटिकल चेंजेस लाने हैं तो उसके लिए 3 बेसिक स्टेप होते हैं। सबसे पहला, जो भी हमारा डिजायर्ड डीएनए यानी जो हम करेक्टर चाहते हैं उस डीएनए को हम आइडेंटिफाई करें। इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर आपको बुखार होता है तो आप डॉक्टर को ढूंढते हैं, ठीक है, ना कि पुलिस वाले को ढूंढते हैं कि पुलिस वाला आपको दवाई देगा। तो इसी तरीके से अगर हमें अपने अंदर कोई पर्टिकुलर करेक्टर चाहिए तो हम उस करेक्टर वाले डीएनए को ढूंढेंगे। सेकंड हमारा क्या आता है कि जब हमने उस डीएनए को ढूंढ लिया तो उस डीएनए के पीस को कट करना है, उसे वेक्टर के साथ जोड़ना है एंड क्या बनाना है? आरडीएनए बनाना है। और उस आरडीएनए को हम इंट्रोड्यूस करेंगे किसमें? होस्ट में, यानी जिस जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम उस करेक्टर को देखना चाहते हैं। उसके बाद हमारा आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में हम क्या देखते हैं कि उस होस्ट से वो जो डीएनए हमने उसमें इंट्रोड्यूस करा है आरडीएनए, वो उसकी प्रोजेनीज में भी ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि सिर्फ उसी में वो करेक्टर रहेगा तो वो हमारे लिए फायदा नहीं है। अगर वो उसकी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगा तभी हमें वो फायदा मिलेगा। ये 3 बेसिक स्टेप होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए। कौन कौन से? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, इंट्रोडक्शन टू होस्ट एंड मेंटेनेंस। अब हम आते हैं टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। एंड जैसे मैंने आपको बताया, इन्हें हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं प्यार से, ठीक है। ये एक एंजाइम की क्लास को बिलोंग करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियेजेस, ठीक है। एंड ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक हमारा होता है एंडोन्यूक्लियस। अब देखिए, एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? जो भी डीएनए को कट करता है उसे कट करता है हमेशा एंड से। जैसे मान लीजिए ये पूरी एक डीएनए की स्ट्रैंड है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड तो होता है डीएनए, तो ये पूरी स्ट्रैंड है तो वो सिर्फ एंड से ही उसे कट करेगा, इतने पार्ट को वो रिमूव कर देगा, ठीक है। जैसे नाम से भी देख सकते हो, एक्सो यानी एग्जिट का जो हमारा क्या है न्यूक्लियोटाइड है उसी को ये रिमूव करेगा। एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? ये कट करते हैं डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे जिसे हम रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है, या फिर रिकॉग्नाइजेशन साइट भी बोलते हैं, डीएनए के अंदर। यानी ये डीएनए के अंदर अंदर, जैसे मान लीजिए ये एक पूरी डीएनए की स्ट्रैंड है तो ये यहाँ पे भी कट कर सकता है, यहाँ पे भी कट कर सकता है, ठीक है, यानी डीएनए के अंदर कट करेगा ये। तो इसी वजह से हम हमेशा एंडोन्यूक्लियस को यूज करते हैं
आरडीएनए टेक्नोलॉजी में एंड एक्सोन्यूक्लियस को यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई जीन है, जान लीजिए कोई जीन है, तो वो डीएनए के अंदर ही प्रेजेंट होगा, कोने पे तो होगा नहीं, क्योंकि जीन हमारा क्या है, सिस्ट्रोन है। चैप्टर 6 अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। सिस्ट्रोनी क्या होती है, हमारी जीन होती है जो आगे चल के प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था उसका नाम था हिंद 2। हिंद 2 यहाँ पे क्या है, कैसे इसका नाम पड़ा, ये सब अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ टर्म्स बता देता हूँ जो आगे हम यूज करेंगे। एक आती है रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। ये होती क्या है, बेस सीक्वेंस का वो स्पेसिफिक पोर्शन, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वेयर इट कट्स डीएनए। किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस जहां पे वो डीएनए को कट करेगा, उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। एंड हर एंजाइम के लिए ये जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है ये अलग होता है, ये चीज याद रखना। इसके बाद हमारा आता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ग्रुप होता है उन लेटर्स का जिन्हें हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़े, यानी लेफ्ट टू राइट पढ़ें या फिर राइट टू लेफ्ट पढ़ें, एक ही तरीके का वर्ड का फॉर्मेशन वो करें। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, MADAM यानी मैडम, इधर से पढ़ो तो भी मैडम है, इधर से पढ़ो तो भी मैडम है। एक और एग्जांपल लेता हूं, मलयालम, LAYALAM। तो देखो इधर से पढ़ो तो भी मलयालम, इधर से पढ़ो तो भी मलयालम, इधर से पढ़ने में कैरल तो आ नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसा जो वर्ड्स का सीक्वेंस होता है उसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं हमारे जेनेटिक या डीएनए के में, तो डीएनए में हमारा GAATC, ठीक है, ये हो जाएगा GATTC। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे एक और टी आएगा। ठीक है, ये होता है बेस सीक्वेंस। तो अब देखो इधर से पढ़ो GATTC, इधर से पढ़ो GATTC, तो ये भी हमारा क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। अब हम आते हैं नोमेनक्लेचर पे। अभी हमने पढ़ा हिंद 2 जो है हमारा सबसे पहले डिस्कवर हुआ क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। तो इसका नाम कैसे पड़ा हिंद 2? तो देखिए जब हम किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम रखते हैं तो कुछ चीजें हम फॉलो करते हैं। जैसे हम जो पहला नाम रखते हैं या जो पहला लेटर होता है उस एंजाइम का जिसका हमें नाम रखना है, वो डिनोट करना चाहिए उसके जीनस को, मीन्स जिस ऑर्गेनिज्म में से हमने उस एंजाइम को निकाला है उस ऑर्गेनिज्म के जीनस को शो करना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें E-COR1 की, E-COR1 हमारा क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो इस E-COR1 को कहां से निकाला गया, आइसोलेट करा गया था हमारा एसेशिया कोलाई में से। तो यहाँ पे जो ई है वो जीनस एसेशिया को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद के जो हमारे 2 लेटर आते हैं, जैसे CO, स्मॉल लेटर्स में इन्हें लिखा जाता है। ठीक है, एंड ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पीशीज को, जैसे यहाँ पे कोली हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 4th लेटर आता है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन को। किसे रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेन को। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन थी वो थी RY, तो इसलिए यहाँ पे हमने R लिख दिया। अब ये 1 क्या डिनोट करता है, ये 1 हमेशा याद रखना, ये हमेशा रोमन नंबर्स में लिखे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये हमेशा रोमन नंबर में लिखे जाते हैं। एंड ये डिनोट करते हैं नंबर ऑफ आइसोलेशन को, यानी एसेशिया कोलाई में से जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला गया वो था E-COR1। ये पहला नंबर इस चीज को डिनोट करता है। अगर दूसरा कोई निकाला जाएगा तो उसको हम बोलेंगे E-COR2। तीसरे नंबर पर जो निकाला जाएगा उसे बोला जाएगा E-COR3। यानी जो रोमन नंबर है ये डिनोट करता है कि उसे किस नंबर पे उस ऑर्गेनिजम्स में से निकाला गया है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हिंद 2 का भी बता दो क्या होता है। तो हिंद 2 का सुन लो, यहाँ पे जो H है वो रिप्रेजेंट करता है हीमोफिलस को। ठीक है, HAEMO फिलस, पूरी स्पेलिंग आप खुद लिख लेना। ठीक है, IN रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लुएंजा को। किसे, इन्फ्लुएंजा को। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई मना नहीं है। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना नोट्स। एंड जो D है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन, इसकी स्ट्रेन होती है RD, लेकिन यहाँ पे हम स्मॉल d यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर डिनोट क्या करता है कि इसे दूसरे नंबर पे निकाला गया, यानी पहली बार जो एंजाइम निकाला गया वो हिंद 1 था, दूसरी बार निकाला गया है हिंद 2। तो याद रखना कि हिंद 2 डिस्कवर तो सबसे पहले हुआ लेकिन निकाला उसे दूसरे नंबर पे गया है। अब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी आती है कि ये कट करेंगे डीएनए को
रिकग्नाइजेशन साइट पे जो हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की पर्टिकुलर होती है यानी स्पेसिफिक होती है। सेकंड, ऑलवेज रिकग्नाइज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, सबसे पहले ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही ढूंढेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उनका रिकग्नाइजेशन साइट वहां पे है या नहीं है, ठीक है, उसके बाद कट करेंगे। उसके बाद हमारा आता है कट डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट, ये हमेशा जो भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा उसके सेंटर से हटके कट करेंगे, लेकिन हमेशा दो बेसिस के बीच में कट करेंगे जो अपोजिट स्टैंड पे हो। अब इस चीज को हम समझ लेते हैं डायग्राम से भी जो एनसीईआरटी में गिवन है। सो ये देखो काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार आता है, कई बार यहाँ से सीधा 1 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन, कई बार 3 मार्क्स में आता है। तो इस चीज को देखो, यहाँ पे ये हमारा एक क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, कौन सा, GAATTC, जिसका मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था बताते समय। तो यहाँ पे हम जो एंजाइम यूज करते हैं उसका नाम होता है ECOR1। क्या नाम होता है उसका, ECOR1। तो अब देखिए ECOR1 का जो हमारा ECOR1 ने पहले क्या करा, सबसे पहले अपना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ढूंढा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस उन्हें मिल गया। अब उन्होंने अपना क्या करा, क्या करा, सॉरी, रिकग्नाइजेशन साइट ढूंढी जो क्या थी, ग्वानिन और एडेनिन के बीच में। अब देखिए इनका जो कट होता है वो ग्वानिन एंड एडिनोसाइन के बीच में होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ब्लू कलर से, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए मैं पेंसिल से डार्क कर दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। सो ये याद रखना कि ECOR1 का हमेशा जो रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस होता है वो ये होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कट करके भी दिखाना है क्योंकि कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछता है, तो आप पहले ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनाएंगे एंड उसके बाद दिखा देंगे ग्वानिन एंड एडेनिन के बीच में। अब देखिए यहाँ पे सेंटर तो इसका ये है, ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का, लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने सेंटर से हटके काटा है, दो बेसिस के बीच में काटा है जो अपोजिट स्ट्रैंड पे है, जैसे यहाँ पे भी देखो AG के बीच में काटा है, यहाँ पे भी AG के बीच में काटा है। सो अब जब हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसी भी डीएनए के स्ट्रैंड को काटता है तो वहां पे हमारे स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं। इन्हें हम स्टिकी एंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी इनके सामने इनका काउंटर कट पार्ट आएगा, जैसे अगर मैं इस पोर्शन को इनके सामने लाऊं तो देखिए थायमिन के आगे क्या आएगा, एडेनिन आएगा, थायमिन के आगे एडेनिन आएगा, तो ये क्या इनका काउंटर कट पार्ट है। तो जब भी ये इनके सामने आएगा तो ये उसके साथ अल्टरनेटिवली अपने आप ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लगेगा। एंड जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा उस टाइम पे इनके पास एक एंजाइम आएगा जिसे हम बोलते हैं डीएनए लाइगेजेस। क्या बोलते हैं, डीएनए लाइगेजेस। वो बोलेगा भैया मैं भी आपकी मदद करूं, ये बोलेगा हाँ क्यों नहीं, मुझे तो स्टेबल होना है। तो वहां पे डीएनए लाइगेज का काम भी चालू हो जाता है एंड वो इन दोनों के बीच में बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि वाई एंड प्रोड्यूस्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर कॉल्ड स्टिकी एंड बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं, ना पता हो तो लिख लेना, ठीक है, मॉलिक्यूलर ग्लू। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। अब यहाँ पे हमने देखिए डीएनए को क्या करा, काटा, किसकी मदद से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की या फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से। तो अब जो हमें डीएनए मिलेगा जरूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर हमारा डिजायर डीएनए ही हो कि आपकी आंखें इतनी तेज है आप उसे ऐसे ही पहचान लो। तो वहां पे हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो भी कि इसका हम यूज करते हैं कि डीएनए के जो भी फ्रेगमेंट्स बने हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करने के बाद उन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने में ये मदद करता है। यूज फॉर द सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। इसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए ये एक ना मैट्रिक्स होती है यानी शीट टाइप होती है जिसमें हम डीएनए को छोड़ देते हैं। एक हमारा होता है एनोड, एक हमारा होता है कैथोड, कैथोड एनोड। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए डीएनए को छोड़ दिया, जो भी हमारे फ्रेगमेंट्स बने उन्हें हमने यहाँ पे रिलीज करा एंड यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, ठीक है। एंड जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं तो जैसे आपको पता है डीएनए हमारा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। फील्ड प्रोड्यूस हुई तो ये जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं ये मूव करने लग जाते हैं एनोड की तरफ। एनोड के पास क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इस मैट्रिक्स की मदद से, इस मैट्रिक्स के पास होता है सीविंग इफेक्ट यानी छानने का इफेक्ट। जैसे आप छन्नी से चाय छानते हो, ठीक है, चलनी से आटा छानते हो, तो उसमें क्या होता है, इसी तरीके से जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसके पास भी सीविंग इफेक्ट
होता है जो क्या करता है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को उनके साइज के अकॉर्डिंग छाट देता है। तो जो सबसे छोटे होते हैं वो सबसे दूर जाते हैं एंड जो ज्यादा बड़े होते हैं वो सबसे पीछे रहते हैं। तो वहां पे क्या होता है, साइज के अकॉर्डिंग उनका सेपरेशन हो जाता है। तो कॉमनली जो हम मैट्रिक्स यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं एग्रोस जेल, जिसे निकाला जाता है सीवीड्स में से यानी समुद्री घास फूस में से। एक बार नीट में पूछा गया है क्वेश्चन तो याद रखना। फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज बता चुका हूं मैं। डीएनए फ्रेगमेंट आर विजुअलाइज। अब देखिए यहाँ पे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स बने उन्हें हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें पहले स्टेनिंग करनी जरूरी होती है। तो यहाँ पे हम स्टेनिंग करते हैं एथिडियम ब्रोमाइड नाम के केमिकल से एंड उसके बाद उन्हें एक्सपोजर करते हैं यानी यूवी लाइट की रेडिएशन में रखते हैं या फिर यूवी लाइट में रखते हैं यानी अल्ट्रावायलेट लाइट में रखते हैं। एंड जब हम उन्हें अल्ट्रावायलेट लाइट में रखते हैं तो हमें ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखते हैं, ऑरेंज कलर की पट्टियां दिखती हैं। तो वो जो ऑरेंज कलर की हमारी पट्टियां होती हैं वही हमारी क्या होती हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स होती हैं। इसके बाद एक स्टेप आता है एल्यूजन का। ये होता क्या है, जो भी हमारे बैंड्स ऑफ डीएनए होते हैं यानी डीएनए जो भी हमारे हैं उन्हें रिमूव करना एग्रोस जेल से। ठीक है, क्या कहलाता है, एल्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर बेसिकली जो हमारा वेक्टर डीएनए है उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि हम किन वेक्टर को प्रिफेयर करें या किस ऑर्गेनिज्म को, या फिर पूछा जाता है कि किस वेक्टर को हमें प्रिफर करना चाहिए अगर हम उसे एज अ वेक्टर यूज करते हैं तो। ठीक है, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया हम बनाया गया है, जैसे इजी लिंकिंग शो करे वो फॉरेन डीएनए के साथ यानी एलियन डीएनए के साथ यानी डिजायर्ड डीएनए के साथ। सेकंड, वो हेल्प करे रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग अलग करने में। सेकंड या सॉरी थर्ड, उसका जो ओरिजिन है यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो हाई कॉपी नंबर सपोर्ट करे। फोर्थ है, उसके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। मीन्स जैसे मान लीजिए ये एक प्लाज्मिड है तो इसमें हम कहीं भी हमारे डिजाइन डीएनए को क्लोन कर सकें। ठीक है, उसके पास ऐसी कई सारी साइट होनी चाहिए लेकिन स्पेसिफिक साइट होनी चाहिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए। यानी अगर मान लीजिए किसी एंडोन्यूक्लियस का, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मैं यूज कर रहा हूं तो वो सिर्फ पूरे प्लाज्मिड में या पूरे वेक्टर में सिर्फ एक ही जगह पे कट लगा सके। अब हम वेक्टर्स डीएनए के कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा आता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वो जगह होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, चैप्टर 6 में भी पढ़ चुके हैं। ये कंट्रोल करता है कॉपी नंबर को। जिस भी डीएनए को हमने लिंक्ड करा है उस डीएनए के कॉपी नंबर को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कंट्रोल करता है। तो इसीलिए हम ऐसे वेक्टर यूज करते हैं जिनका जो ओरिजिन है वो सपोर्ट करे हाई कॉपी नंबर। ठीक है, इसीलिए मैंने ऊपर वो पॉइंट लिखा था। अब हम आते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। ये हेल्प करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट के आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन में। एंड ये होता किस तरीके से अभी मैं आपको बताऊंगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो। एंड ज्यादातर जो हम सिलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं वो हमारे होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। उसके बाद आती है क्लोनिंग साइट, बता चुका हूं। वेक्टर में वो साइट जहां पे हम एलियन डीएनए या फिर डिजायर्ड डीएनए को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वो हमारी क्या कहलाती है, क्लोनिंग साइट। साइट इन वेक्टर डीएनए वेयर क्लोनिंग इज डन और वेयर फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड यूजिंग आरई यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब आपको एनसीईआरटी में एक दिया गया है वेक्टर पीबीआर 322 जो हमारा क्या है, प्लाज्मिड है। उसकी नेमिंग मैं बता देता हूं कुछ। यहाँ पे जो पी है वो रिप्रेजेंट करता है प्लाज्मिड को, बी आर ये रिप्रेजेंट करता है साइंटिस्ट के नाम जिन्होंने इस प्लाज्मिड को बनाया था, बी हमारा बॉलीवर रिप्रेजेंट करता है, आर हमारा रॉड्रिग्यूज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इन्होंने इस पीबीआर 322 को 2 साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था। 322 क्या रिप्रेजेंट करता है, 322 रिप्रेजेंट करता है नंबर कि इसे लैब में यानी लैब में जो हमारा प्लाज्मिड बनाया गया उसमें इसकी संख्या है 322 यानी इससे पहले 321 प्लाज्मिड लैब्स में बन चुके हैं। एंड इसी का एक और एग्जाम्पल या एक और इंपॉर्टेंट मैं कहूं बात आती है रोप की। रोप किस चीज के लिए कोड करता है, ये कोड करता है प्रोटीन के लिए जो इन्वॉल्व होता है इस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में। तो ये चीज याद रखना, कई बार नीट में बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स में पूछा जाता है। एंड हम तो इतने शानदार हैं कि हम इस चीज को पढ़ते ही नहीं है एंड यहीं से नीट में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब हम समझते हैं कि हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग कैसे कैसे करते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ समझने पे ध्यान देना, नोट्स आपको मिल जाएंगे जैसे मैं बोल चुका हूँ। सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट होते क्या है? रिकॉम्बिनेंट होते क्या है? वेक्टर प्लस हमारा डिजायर्ड डीएनए, ठीक है। नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं? जिनमें हमारा जो भी डिजायर्ड डीएनए वो सही से अटैच नहीं हो पाता, डिजायर डीएनए नॉट अटैच्ड, ठीक है। तो इन दोनों को सबसे पहले हमें अलग अलग करना होगा, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करेंगे। ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट देखिए, ये हमारी होती हैं होस्ट सेल। ट्रांसफॉर्मेंट हमारी क्या होती है? होस्ट सेल इन विच आर डीएनए इंसर्टेड। ट्रांसफॉर्मेंट हमारी वो होस्ट सेल होती हैं जिनमें हमने आरडीएनए को इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है। इंट्रोड्यूस लिख दो इसे काट के, इंट्रोड्यूस करा है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होती हैं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हमारी वो होती हैं वो सेल्स जिनके अंदर हमने आरडीएनए को डाला, तो इंट्रोड्यूस तो करा, लेकिन वहां पे वो सही से अपनी प्रॉपर्टीज शो नहीं कर पाया, तो वो हमारी क्या होंगी? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगी। अब हम इसे अलग अलग कैसे करेंगे? देखो, एनसीईआरटी से ही मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमारा ये क्या है? प्लाज्मिड है, ठीक है। इस प्लाज्मिड में हमने बाम H1 नाम के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करा, एंड ये जो हमारा पोर्शन है यहाँ पे हमने कट लगवाया उसके थ्रू, एंड यहाँ पे हमने अपना डिजायर डीएनए अटैच कर दिया। इतनी बात समझ में आई कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे हमने बाम H1 के थ्रू एक कट लगवाया, एंड वहां पे हमने अपना डिजायर डीएनए अटैच करवा दिया। अब देखिए यहाँ पे जब डिजायर डीएनए आ गया है, तो ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? इनएक्टिव हो जाएगी। इनएक्टिव हो जाएगी कैसे? आपके हाथ में बंदूक है, लेकिन मैं आपके दोनों हाथ को एक दूसरे से बांध दूं, ठीक है, आपकी उंगलियां बांध दूं, तो क्या आप उस गन को चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। इसी तरीके से जब मैंने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे एक डिजायर डीएनए को लाके जोड़ दिया, तो वो भी तो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इनएक्टिवेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग ट्रांसफॉर्मेंट। अब देखिए, ये तो इनएक्टिवेशन का प्रोसेस समझ में आ गया। अब लेकिन हम इन्हें भाई अलग अलग कैसे करेंगे? देखिए, अभी हमें कुछ भी नहीं पता कि रिकॉम्बिनेंट कौन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है, ट्रांसफॉर्मेंट कौन है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन है। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी मान लीजिए हमने सेल्स ली, होस्ट सेल जितनी भी हैं जिनमें हमने आरडीएनए इंट्रोड्यूस करा, अभी हमें नहीं पता वो ट्रांसफॉर्मेंट है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। हमने सिर्फ क्या लिखा? होस्ट सेल्स जिनमें हमने आरडीएनए को इंट्रोड्यूस करा, उन्हें हम प्लेट करते हैं, यानी उनके ऊपर हम एम्पिसिलिन एम्पिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक डालते हैं, या एम्पिसिलिन मीडियम पे उन्हें ग्रो करवाते हैं। देखिए, जिन होस्ट सेल्स में प्लाज्मिड अच्छे से एंटर कर चुका है, प्लाज्मिड के पास क्या था? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूं डायग्राम में एनसीईआरटी के। देखिए, इसके पास क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। तो जिन होस्ट सेल में प्लाज्मिड अच्छे से इंट्रोड्यूस हो जाएगा, वो एम्पिसिलिन पे ग्रो करेंगे, ठीक है। क्या होगा? ग्रो करेंगे, हाँ या ना? ठीक है, ग्रो करेंगे। और जिनके पास प्लाज्मिड सही से इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, वो ग्रो नहीं करेंगे। ग्रो नहीं करेंगे, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, ग्रो नहीं करेंगे। तो जो ग्रो करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट। एंड जो ग्रो नहीं करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इतनी बात समझ आई? अब देखो, एम्पेसिलिन ने यहाँ क्या करा? ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग अलग करवा दिया। अब मैं ट्रांसफॉर्मेंट में देखना चाहता हूं कि वो रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है। दो कंडीशन हो सकती है ना, क्योंकि हमारा एम्पेसिलिन तो इनएक्टिव नहीं हुआ था। इनएक्टिव कौन हुआ था? टेट्रासाइक्लिन। तो अगर मान लीजिए टेट्रासाइक्लिन, जब मैं टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे इन्हें ग्रो करवाता हूँ, देखिए स्पेलिंग पे मत जाइए, भावनाओं पे जाइए, समझने पे ध्यान दीजिए। तो अगर मान लीजिए मैं टेट्रासाइक्लिन पे इन्हें ग्रो कराता हूँ, ठीक है, तो जिनमें देखिए, जिनमें आरडीएनए अच्छे से क्या हो जाएगा, जिनमें आरडीएनए अच्छे से बनेगा, यानी जो हमारा डिजायर डीएनए अच्छे से अटैच हो पाएगा,
उनमें टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस जीन काम नहीं करेगा तो वो ग्रो नहीं करेंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है, करेंगे। एंड जिनमें आरडीएनए या डिजायर्ड डीएनए अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होगा वो ग्रो करेंगे। सही बात है ना, ग्रो करेंगे, क्योंकि जिनमें डिजायर्ड डीएनए अच्छे से अटैच नहीं हुआ होगा उनका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं होगा तो वो ग्रो करेंगे। तो अगर उनमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन अच्छे से नहीं हुआ है मीन्स उनमें डिजायर्ड डीएनए अच्छे से अटैच नहीं हुआ है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे। एंड जो ग्रो नहीं कर पाएंगे उनमें क्या हुआ है, आरडीएनए अच्छे से इंट्रोड्यूस हो, सॉरी डिजायर्ड डीएनए अच्छे से इंट्रोड्यूस हो गया है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये पूरा प्रोसेस करते हैं रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को छांटने का। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये जो हमारा प्लेटिंग वाला सिस्टम होता है ना, ये हमारा काफ़ी बेकार प्रोसेस होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लेटिंग करनी होती है, टाइम लगता है। एक हमारा सिंपल सा प्रोसेस आता है जिसमें हम देखते हैं कि जो एंजाइम है वो कलर प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड वहीं से हम अंदाजा लगाते हैं कि वो आरडीएनए मतलब वो रिकॉम्बिनेंट है या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसे हम इंसर्ट करते हैं बीटा ग्लैक्टोसिडेज के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, बीटा ग्लैक्टोसिडेज के अंदर, जो हमारा क्या है, एक एंजाइम है। एंड ये जो एंजाइम है ये हमारा प्रोड्यूस होता है स्ट्रक्चरल जीन के द्वारा। याद रखना, ये नीट में क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चरल जीन के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है। अब देखिए अगर यहाँ पे इसमें आरडीएनए को हमने इंट्रोड्यूस करा तो जैसे प्रीवियस में टेट्रासाइक्लिन का इनएक्टिवेशन हुआ था इसका भी इनएक्टिवेशन होगा, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो अगर यहाँ पे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, यानी जो हमारा आरडीएनए या हम डिजायर डीएनए कहें सही से अटैच नहीं हुआ है प्लाज्मिड के साथ, तो वो क्या करेगा, ब्लू कलर की कॉलोनी को प्रोड्यूस करेगा। कैसे कलर की कॉलोनी को प्रोड्यूस करेगा, ब्लू कलर की। एंड ये तभी होगा जब हमारा डिजायर डीएनए अच्छे से अटैच नहीं हुआ होगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट, अगर उसमें कोई इंसर्ट नहीं हुआ है। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा ग्लैक्टोसिडेज, लेकिन अगर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है बीटा ग्लैक्टोसिडेज के अंदर एंड कॉलोनी कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो उन्हें हम रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज कहेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जो हमने अभी तक प्रोसेस पढ़ा ये सब हम नॉर्मली यूज करते हैं जब हमें बैक्टीरिया में किसी डीएनए को ट्रांसफर करना होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स में हम क्या करते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं जैसे एग्रोबैक्टीरियम, रेट्रोवायरस, इन सबको यूज करते हैं ज्यादातर। किस चीज के लिए, डीएनए के ट्रांसफर के लिए। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम, ये हमारा एक पैथोजन होता है डाइकॉट प्लांट्स पे, जिसके पास एक डीएनए होता है जिसे हम बोलते हैं टी डीएनए, जो क्या करता है, ट्यूमर को इंट्रोड्यूस करता है या ट्यूमर इंड्यूस करता है प्लांट सेल्स में। ये क्या करता है, जो भी हमारी नॉर्मल प्लांट सेल होती है उनमें ट्यूमर कॉज करता है। एंड ये जो ट्यूमर इंड्यूस हुआ होता है ये केमिकल प्रोड्यूस करवाता है सेल के द्वारा, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन को चाहिए होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली अपने फायदे के लिए करता है, लेकिन हम भी बहुत तेज खिलाड़ी हैं। हम क्या करते हैं, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है जो टीडीएनए के लिए कोड करता है, ठीक है, उसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी जो जीन होता है जो ट्यूमर के लिए कोड करता है, ट्यूमर टीडीएनए जो होता है बेसिकली, उसे हम हटा देते हैं एंड उसकी जगह पे जो भी हमारा डीएनए हमें ट्रांसफर करवाना होता है हम उसे अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसे एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं, जिसकी वजह से एग्रोबैक्टीरियम पैथोजेनिक भी नहीं होता प्लांट पे एंड हमारा काम भी हो जाता है कि वो हमारे इंटरेस्ट जीन को डिलीवर कर देता है प्लांट पे। तो इस तरीके से हम इन्हें यूज करते हैं क्या, किस चीज में, एज अ वेक्टर। एंड ये जो प्रोसेस होता है आरडीएनए को ट्रांसफर करने का होस्ट सेल में, इसे हम एक नाम से बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं डिसआर्म्ड पैथोजन मेथड। ठीक है, जिसे हम आगे कॉम्पिटेंट होस्ट नाम के टॉपिक में पढ़ेंगे। इसी तरीके से रेट्रोवायरस का भी एक एग्जाम्पल आता है जिसमें हम रेट्रोवायरस को यूज करते हैं बेसिकली एनिमल में। इतना याद रखना कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन को हम यूज करते हैं प्लांट्स में एंड रेट्रोवायरसेस को हम यूज करते हैं एनिमल्स में।
रेट्रोवायरस एक और डिजीज कॉज करते हैं, कमेंट करके बताओ, चैप्टर 8 में आपने पढ़ा है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्पिटेंट होस्ट। देखिए, जो होस्ट की सेल है या डीएनए वो मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर जो मेम्ब्रेन है वो डीएनए को एक्सेप्ट कर ले, बाहर के डीएनए को एक्सेप्ट कर ले। तो हमें उस चीज के लिए उसे कंपेटेबल बनाना होता है कि वो उस चीज को इजीली एक्सेप्ट कर ले। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपिटेंट होस्ट। इसमें जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एक मार्क्स में उसमें आता है वाई होस्ट सेल इज ट्रीटेड विद डाइवेलेंट कटायन सच एज कैल्शियम। जो भी हमारी होस्ट सेल होती है उसे हम कटायन के साथ या फिर कैल्शियम के साथ क्यों ट्रीट करते हैं। इसका सिंपल आंसर है बिकॉज इट इंक्रीज एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम पोर। ये डीएनए की एंट्री करने की जो एबिलिटी होती है, जो उसकी जो एफिशिएंसी होती है, उसे इंक्रीज कर देता है। अब हम कुछ मेथड्स पढ़ते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट में, यानी जो भी हमारा आरडीएनए बना उसे होस्ट में ट्रांसफर करने के लिए। इसमें सबसे पहला हमारा आता है हीट शॉक मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, होस्ट सेल को सबसे पहले ट्रीट करते हैं कैल्शियम के साथ, ठीक है, ताकि उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए, ताकि जो डीएनए की एफिशिएंसी होती है सेल में एंटर करने की वो इंक्रीज हो जाए। एंड अब हम क्या करते हैं, इस आरडीएनए को, मीन्स जो भी हमें आरडीएनए ट्रांसफर करना है उस आरडीएनए को एंड उस सेल को इकट्ठे एक आइस पे रखते हैं। उसके बाद उसे 42 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं एंड वापस उन्हें आइस पे लाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जो हमारा आरडीएनए है वो जो हमारा होस्ट सेल है उसके अंदर मूव कर जाता है। इसे ऐसे समझो जैसे हम कई बार अपने मम्मी पापा से कुछ परमिशन मांगते हैं एंड जब हम उस चीज को रिपीट करने लगते हैं तो मम्मी पापा गुस्से में क्या बोलते हैं कि अच्छा जा कर ले, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब हम उस होस्ट सेल को परेशान कर देते हैं कि पहले बर्फ पे रखो, फिर उसे गर्म करो, फिर बर्फ पे रखो, फिर गर्म करो, तो वो भी परेशान होकर क्या कर लेता है, उस आरडीएनए को अपने अंदर ले लेता है। लेकिन सबके मम्मी पापा ऐसे नहीं होते, किसी किसी के मम्मी पापा बेल्ट मारते हैं। उसके बाद हमारी टेक्निक आती है माइक्रो इंजेक्शन की। माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है कि जो भी हमारा आरडीएनए है उसे हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं किसी भी एनिमल सेल के न्यूक्लियस में। तो एक चीज याद रखना, माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते हैं हम जब हमें एनिमल सेल्स में आरडीएनए को ट्रांसफर करना हो। उसके बाद आती है बायोलिस्टिक गन या फिर जीन गन मेथड, जिसमें क्या होता है जो भी हमारी सेल्स होती हैं उन पे हम बॉम्बार्डमेंट करते हैं, यानी बम बरसाते हैं। एंड ये जो बम है ये बने हुए होते हैं हाई वेलोसिटी पार्टिकल जैसे गोल्ड, टंगस्टन के, जिन पे हम आरडीएनए की कोटिंग कर देते हैं। ये मेथड सुटेबल होता है प्लांट्स के लिए, तो ये याद रखना। उसके बाद आता है डिसआर्म्ड मेथड। ये मैं बता चुका हूँ कि हम इसमें क्या करते हैं, किसी भी पैथोजन को इन्फेक्शन करने देते हैं एंड वो सोचता है कि मैं इन्फेक्शन कर रहा हूँ, लेकिन वो हमारा काम कर रहा होता है, यानी आरडीएनए को ट्रांसफर कर रहा होता है होस्ट में। सो ये देखिए, ये सब था टूल एंड टेक्निक्स का प्रोसेसर। अब हम देखते हैं कि क्या प्रोसेसर्स होते हैं। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी डिजायर्ड डीएनए चाहिए उसे हमें किसी भी सेल्स में से निकालना है। तो एक सेल में कई सारी चीजें होती हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, कई सारी चीजें होती हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए हम एंजाइम यूज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया में हम यूज करते हैं लाइसोसोम, प्लांट सेल में हम यूज करते हैं सेलुलोज, फंगस में हम यूज करते हैं कैटिनेज। आरएनए को अगर हमें हटाना है, ठीक है, आरएनए को अगर हमें हटाना है उस सेल में से तो हम यूज करते हैं आरएनएज एंजाइम का। प्रोटीन को अगर हमें हटाना है तो हम यूज करते हैं प्रोटीएज एंजाइम का, ठीक है। तो ये एंजाइम के नाम याद रखना है, किस चीज के लिए यूज करते हैं वो याद रखना। उसके बाद हम उस डिजायर डीएनए को जो हमने आइसोलेट करा उसे कट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेट्स की मदद से। अब जो हमें डिजायर डीएनए मिला उसकी हमें कई सारी कॉपी बनानी है, क्योंकि हम एक सेल पे तो एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं। तो ये जो टेक्निक होती है क्लोनिंग करने की, इसे को हम बोलते हैं एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन का एम्पलीफिकेशन करना, यानी और ज्यादा कॉपीज बनाना। एंड ये चीज हम करते हैं पीसीआर की मदद से। पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड इसे डिस्कवर करा था कार्ल इरैकी ने। वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है तो मैंने बता दिया है, लिख लेना। हर एक पीसीआर की साइकिल में 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। सबसे पहले हमारा प्रोसेस आता है डीनेचुरेशन का। डीनेचुरेशन पे क्या होता है, जो भी हमारा डीएनए है उसे हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, है हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। हाई टेम्परेचर पे हीट करने का मकसद क्या होता है, क्योंकि जो 2 स्ट्रैंड है वो बनी हुई होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए हम उसे हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। उसके बाद हमारा आता है एनिलिंग का प्रोसेस। एनिलिंग में क्या होता है, प्राइमर्स का एडिशन कराया जाता है। जैसे मान लीजिए ये 2 स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, इसकी पोलैरिटी है 3 इसकी पोलैरिटी है 5 इसकी पोलैरिटी 5 इसकी पोलैरिटी 3 तो यहाँ पे प्राइमर्स लगाए जाते हैं, ठीक है। प्राइमर्स का एडिशन होता है, इसकी पोलैरिटी 3 टू 5 होगी, एंड यहाँ पे एक पॉलीमर लगाया जाएगा जिसकी पोलैरिटी क्या होगी, 3 टू 5 होगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक्सटेंशन का प्रोसेस। इसमें एनटीपीज का एडिशन होता है टाग डीएनए पॉलीमरेज की
प्रेजेंस में, जो क्या करेगा, रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। अब टार्क डीएनए को हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर पे भी। क्योंकि अगर हम वहाँ पे नॉर्मल एंजाइम जैसे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या फिर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे तो वो हाई टेम्परेचर पे एक्टिव नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं टार्क डीएनए पॉलीमरेज का, जो एक्टिव रहता है हाई टेम्परेचर पे भी। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसे कहाँ से निकाला जाता है टार्क डीएनए को, तो इसे आइसोलेट करा जाता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ये नाम याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, थर्मस एक्वेटिकस। एंड जब ये पीसीआर कंप्लीट होती है तो हमें एक ही साइकिल से करीबन 1 बिलियन कॉपीज देखने को मिलती हैं। सॉरी, एक बार नहीं होता वो, कई बार जब हम ये प्रोसेस करते हैं अप्रोक्सीमेटली 30 साइकिल पे हमारी 1 बिलियन कॉपी बनती है, यानी एक साइकिल पे अप्रोक्सीमेटली 33 मिलियन, ठीक है, इतनी कॉपीज बनती हैं। इसके बाद देखिए हमने कई सारे आरडीएनए बना लिए, उन आरडीएनए को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, होस्ट में। सॉरी, जो भी हमारा डिजायर्ड डीएनए था उसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर के साथ जोड़ेंगे, आरडीएनए बनाएंगे एंड उस आरडीएनए को हम ट्रांसफर कर देंगे होस्ट में। इसके बाद हमारा आता है ऑब्टेनिंग जीन प्रोडक्ट, यानी जो भी हमारा डीएनए है वो आगे चल के प्रोटीन बनाता है एंड हमें प्रोटीन से ही मेन काम होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को आइसोलेट करते हैं होस्ट में से। एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस इन अ हेट्रोलॉगस होस्ट इज कॉल्ड आर प्रोटीन। जब किसी भी होस्ट के अंदर कोई भी जीन एक प्रोटीन बनाएगा, उस प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। एंड ये जीन कैसा होना चाहिए, जो आरडीएनए वाला हमारा जीन है वो जीन होना चाहिए, ये चीज याद रखना। तो उस प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। उसके बाद हम आते हैं बायोरिएक्टर्स पे, ये होते क्या है। अब देखिए, एक बार हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बन गया तो उस प्रोटीन को लार्ज अमाउंट में बनाने के लिए हम बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं। ये बड़े बड़े बर्तन जैसे होते हैं, ठीक है, जिनमें रॉ मटेरियल को मिक्स करके उन्हें बायोलॉजिकली कन्वर्ट करा जाता है किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, जैसे एंजाइम में, प्रोटीन में, जो भी हमें चाहिए उसमें हम कन्वर्ट करते हैं। अब जो बायोरिएक्टर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, स्ट्रेट टैंक एंड स्पार्ज स्ट्रेट टैंक। जो कॉमनली यूज हमारा बायोरिएक्टर होता है वो होता है स्ट्रेट टैंक। बायोरिएक्टर हैज एन एगिटेटर सिस्टम, बायोरिएक्टर्स के पास एगिटेटर सिस्टम यानी घुमाने वाला सिस्टम होता है। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है जहां से ऑक्सीजन दी जाएगी उस सिस्टम को। टेम्परेचर कंट्रोल करने का सिस्टम होता है, पीएच कंट्रोल करने का सिस्टम होता है एंड एक सैम्पलिंग पोर्ट होता है। सैम्पलिंग पोर्ट का काम क्या होता है कि हम रेगुलर इंटरवल्स पे उसमें से निकाल के देखते रहें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा बन रहा है या नहीं, टेस्टिंग हो उसकी बेसिकली करना कि वो अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आता है, बायो रिएक्टर्स में आता है। उसके बाद हमारा आता है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। अब देखिए, जब हम बायोरिएक्टर से प्रोटीन बना लेते हैं तो जब तक उसकी मार्केटिंग नहीं हो जाती, उसके बीच में उसके जितने भी प्रोसेस रहेंगे जैसे टेस्टिंग, लेबलिंग, ये सब जो चीजें रहेंगी, ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस। सो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का, चैप्टर नंबर 11 कंप्लीटली खत्म होता है एंड इसी एक वीडियो में मैंने आपको सब चीज समझा दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।